बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं निहारिका आप सब बच्चों का बहुत 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 स्वागत करती हूँ आपके अपने प्रवेश सीयूईटी के इंग्लिश के इस लेक्चर में। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आज की क्लास के लिए बिल्कुल रेडी होंगे। तो भाई, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग एक एक करके हमारे सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच और उसके रिलेटेड सारे के सारे रूल्स को कर रहे हैं। एंड आज की क्लास में बेटा जो टॉपिक मैं आप लोगों को कराने वाली हूं उसका नाम है आर्टिकल्स एंड दूसरा हम लोग करने वाले हैं वर्ब्स। इफ आई टॉक अबाउट आर्टिकल्स नंबर 1, तो बेटा आर्टिकल्स कोई बहुत ज्यादा लंबा और बहुत ज्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है। रादर ये एक बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ज्यादा रूल्स भी इसके ऊपर नहीं है, बट कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। वाइल ऑन दी अदर हैंड बेटा, अगर मैं बात करूं वर्ब्स के टॉपिक के ऊपर, तो वैसे तो वर्ब्स का जो टॉपिक है वो इवेंचुअली आगे जाकर और ज्यादा बड़ा टॉपिक हो जाता है, जिसके अंदर आपके फ्रेजल वर्ब्स, ठीक है, और उसके अलावा आपके मॉडल वर्ब्स, ये सारी चीजें आती हैं। बट आज की क्लास में वी आर ओनली गोइंग टू स्टिक टू ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव एंड वट एवर एक्स्ट्रा थिंग्स वी नीड टू नो अबाउट द वर्ब्स। आज हम उसी से ही रिलेट करेंगे, ताकि अगर पेपर में आपको ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव पूछते हुए कोई सवाल आ जाता है तो आप लोग पेपर में उस क्वेश्चन का आंसर इजीली दे सकें। ठीक है, तो चलिए फिर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। एंड यस, आप लोगों के दिमाग में ये भी जरूर आ रहा होगा कि मैम आज आप ऐसी क्लास क्यों ले रहे हो, मतलब व्हाई इज इट नॉट एग्जैक्टली अ लाइव क्लास। तो बेटा आप लोगों की क्लास के साथ मेरी एक और दूसरी क्लास का टाइमिंग जो था वो क्लैश कर रहा था। एंड क्योंकि वो दोनों क्लासेस का टाइमिंग क्लैश कर रहा था, सो टू कीप इट ओके, टू कीप कीप बोथ द लेक्चर्स सेपरेट, इसीलिए आज आप लोगों को ये वाला लेक्चर इस फॉर्मेट में दिया जा रहा है। नेवरदीलेस आगे के लेक्चर्स जैसे हम लोग पहले कर रहे थे लाइव, बिल्कुल वैसे ही होने वाले हैं। ठीक है, बट यस वन मोर थिंग, अगर आपको लगता है कि फिर भी आपको इस लेक्चर में कोई डाउट है तो गाइस डोंट टेक एनी टेंशन, आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। अनदर वे टू आस्क योर डाउट इन द अपार्ट फ्रॉम द कमेंट सेक्शन इज, मंडे को आप लोगों का सीयूईटी वाला चैनल के ऊपर मेरा एक सेकंड लेक्चर आने वाला है, जिसमें मैंने वोकैबुलरी करानी है और फ्रेजल वर्ब्स भी कराने हैं। राइट, तो आप लोगों का सारा कंटेंट वहां पर भी कवर हो जाएगा। अगर आपका कोई डाउट मैं यहाँ पर कमेंट सेक्शन में आंसर नहीं कर पाती तो आप लोग वहां पर भी जाकर मुझसे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं इवेंचुअली मंडे को जब वो लेक्चर होगा तब। ठीक है, तो चलिए फिर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं भाई। और आज की क्लास का सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग करेंगे वो आर्टिकल्स करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं तुम लोगों को आर्टिकल्स कराऊं, सबसे पहले तुम सब बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है तुम्हारी इंग्लिश टीम में, जहां पर ये है बच्चों तुम्हारा अपना प्यारा रॉकेट रकून, जो तुम्हारा आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता है। ठीक है, तो भाई रॉकेट रकून को हाय हेलो गुड इवनिंग जो भी तुम्हें बोलना है तुम बोल देना। और अब हम लोग शुरू करते हैं हमारी पढ़ाई को। यस, वन मोर थिंग, आप लोगों को याद होगा बेटा कि मैंने आप लोगों को कुछ बुक्स बताई थी। अगर आप अपनी सीवीटी की प्रिपरेशन और अच्छी करना चाहते हैं तो कॉमर्स के बच्चों के लिए एक 54 सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर, 54 पास्ट ईयर सॉल्व्ड पेपर्स और मॉक टेस्ट का एक बुक है। ठीक है, जिसके अंदर आपको 2450 से भी ज्यादा एमसीक्यूज देखने को मिल जाएंगे, लेटेस्ट एनटीए सीयूईटी का सिलेबस देखने को मिल जाएगा, पास्ट ईयर पेपर्स देखने को मिल जाएंगे। एंड अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं और अगर आप इंग्लिश भी पढ़ना चाहते हैं तो ये है आप लोगों का पूरा बुक सेट, जिसको आप लोग अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और बेटा पीडब्ल्यू स्टोर से परचेज कर सकते हैं। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन एंड टॉकिंग अबाउट द मेन टॉपिक दैट वी हैव टू डू टुडे, व्हिच इज आर्टिकल्स। एंड यस वन मोर थिंग, आप लोगों को आज की क्लास में बेटा मैं बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस एंड पोल्स नहीं करवा पाऊंगी। द रीजन बीइंग की क्लास जो है वो आप लोगों के पास रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आ रही है। नेवरदीलेस जो भी आपके डाउट्स होंगे और जो भी आपके पोल्स होंगे वो मैं आपके साथ अगली क्लास जब भी हमारी रहेगी मंडे ट्यूसडे व्हेनेवर द क्लास इज, उस टाइम पर मैं आप लोगों के साथ आपके जो डाउट्स है बच्चे वो डिस्कस कर लूंगी। ठीक है, चलिए, और आपके पोल्स भी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग हमारे टॉपिक ऑफ आर्टिकल्स के साथ। ठीक है, आज की शुरुआत करते हैं किससे? आज की शुरुआत हम लोग करते हैं हमारे टॉपिक ऑफ आर्टिकल्स के साथ। अगर मैं सबसे पहले आप लोगों से पूछूं कि आर्टिकल्स क्या होते हैं तो मुझे हर बच्चा एक ही जवाब देगा कि मैम आर्टिकल्स होते हैं अ, ठीक है, आप लोग दोगे मैम अ, एन और द। आप मैक्सिमम बच्चा मुझे यही जवाब देगा कि मैम ए एंड द जो होते हैं वो हमारे आर्टिकल्स कहलाए जाते हैं। यस, ये आर्टिकल्स होते हैं। बट अब थोड़ा सा आर्टिकल्स के बारे में इन डिटेल इन डेप्थ एक और चीज जान लीजिए कि आर्टिकल्स को हम लोग डिवाइड किस तरीके से करते हैं। When I talk about A and an, इन दोनों टाइप ऑफ आर्टिकल्स को बेटा इनडेफिनेट्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इन्हें इनडेफिनेट्स बोला जाता है। ए और एन को हम लोग इनडेफिनेट्स बोलते हैं।
अगर मैं बात करती हूँ बेटा आर्टिकल द की, तो इसको हम लोग डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर आप थोड़ी सी कैटेगराइजेशन के बारे में अगर जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि आपके जो आर्टिकल्स हैं वो दो पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है, इनडेफिनेट्स और डेफिनेट्स। अब यहाँ पर अगर मैं आपसे डेफिनेट्स और इनडेफिनेट्स के मीनिंग की भी बात करूं, तो थोड़ा सा उस बात को भी समझ लेते हैं। भाई इनडेफिनेट्स एज द नेम सजेस्ट, यहाँ पर जिस भी सब्जेक्ट के साथ ये लगते हैं ये एक अनक्लियर मीनिंग देते हैं। अभी ये यूज किसके साथ होते हैं उस पर अभी हम आएंगे, बट अभी आप ये समझ के चलिए कि आपके इनडेफिनेट्स जो है बेटा, जब भी वो सेंटेंस के अंदर लगते हैं तो वो इनकम्प्लीट मीनिंग या अनक्लियर मीनिंग हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं। बाकी जबकि हम डेफिनेट आर्टिकल्स की बात करें बेटा, तो डेफिनेट आर्टिकल्स के अंदर आपको पता है, आपको एक क्लियर मीनिंग देखने को मिलेगा, आपको ये पता लगेगा कि भाई एग्जैक्टली किसके बारे में बात की जा रही है। राइट अब बचपन से हम लोगों को ए एन और द के बारे में ये सिखाया जाता है कि आपका जो ए लगता है वो कॉन्सोनेंट्स के साथ लगता है। अब कॉन्सोनेंट्स कौन से होते हैं बेटा? ए ई आई ओ यू, जिन्हें हम लोग वावल्स कहते हैं, ठीक है, जैसे ए ई आई ओ यू, ये होते हैं आपके वावल्स और इनके साथ लगता है एन। राइट और उसके अलावा जो भी आपके कॉन्सोनेंट्स हैं उनके साथ लगता है अ। बचपन से हमें यही सिखाया गया है। राइट और अब आप भी कहेंगे, आपको भी कई बच्चे जो है वो जज कर गए होंगे कि मैम आप क्या बोल रहे हो, आप बोल रहे हो कॉन्सोनेंट्स के साथ अ और वॉवल्स के साथ एन, है ना? यही बोला ना मैंने? अच्छा लग रहा है ठंडा ठंडा पानी। यस मैंने यही बोला कि ए ई आई ओ यू वावल्स के साथ एन और कॉन्सोनेंट्स के साथ अ। बट नाउ द मेन पॉइंट अराइजेस कि क्या मैम इन वॉवल्स के साथ हमेशा एन ही लगेगा और कॉन्सोनेंट्स के साथ हमेशा अ ही लगेगा? नो, दैट इज नॉट द केस। तो आपका सबसे बड़ा मिथ जो यहाँ पर टूटेगा बेटा वो क्या है कि एन जो है वो वॉवल साउंड्स के साथ लगता है, नॉट पर्टिकुलरली वॉवल्स बट वॉवल्स की साउंड्स के साथ लगता है। ठीक है, वाइल ऑन दी अदर हैंड आप लोगों का बेटा जो कॉन्सोनेंट्स हैं अ जो है वो कॉन्सोनेंट की साउंड्स के साथ लगता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखने वाली क्या बात है, यहाँ पर आपका जो वॉवल है वो आप लोगों की आपका जो एन है वो वॉवल की साउंड्स के साथ लग रहा है और अ जो है वो कॉन्सोनेंट की साउंड्स के साथ लग रहा है। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आप लोगों को बता देती हूँ जिससे आप लोगों को क्लैरिटी मिल जाएगी। जैसे मैंने लिखा डैश यूनिवर्सिटी, डैश आर, डैश यूरोपियन मैन, डैश एमएलए, डैश ऑनेस्ट मैन। अब ये वाली लिस्ट आप देखिए ध्यान से। अब आप ये वाली लिस्ट देखिए बच्चों, यहां पर सबसे पहले आप लोगों को लिख कर दिया गया है यूनिवर्सिटी। क्या दिया गया है आप लोगों को? दिया गया है यूनिवर्सिटी। अगर मैं यूनिवर्सिटी की बात करूं तो आप कहेंगे मैम यहाँ तो यू यूज हो रहा है, तो मैम हम यहाँ पर लगा देंगे एन यूनिवर्सिटी यू को देखकर। राइट, बट दैट इज नॉट द केस। अगर बेटा मैंने यूनिवर्सिटी के साथ एन लगाया तो मेरा जो आंसर है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ एन नहीं लगता है। इसके साथ क्या लगता है? इसके साथ लगता है अ। अब अ क्यों लगा? क्योंकि मैंने यहां पर ही लिखकर आपको बता दिया था कि अ जो है वो कॉन्सोनेंट के साउंड्स के साथ लगता है। राइट, किसके साथ लगता है? साउंड्स के साथ लगता है। अगर मैं यूनिवर्सिटी की बात करूं तो यूनिवर्सिटी की जो साउंड है वो यू से आ रही है। किससे आ रही है? यूनिवर्सिटी की जो साउंड है वो यू से आ रही है। वाइल अगर मैं यू लेटर की, अल्फाबेट की बात करूं तो इसकी दो साउंड होती है, एक होती है ऊ और एक होती है अ। यू की बस ये दो साउंड्स होती हैं। ठीक है, यू की भले ही आप इसे बोलते यू हो, लेकिन इसकी जो ये दोनों क्या है, ये दोनों इसकी साउंड्स है, ऊ और अ। ठीक है, जैसे मैं अगर आपको अम्ब्रेला में लिख कर बताऊं, जैसे अगर मैं आप लोगों को अम्ब्रेला जो है वो लिख कर दूं, तो अम्ब्रेला में आप एन अम्ब्रेला लगा सकते हो। क्यों? बिकॉज जो साउंड है वो अ की आ रही है। लेकिन अगर मैं बात कर रही हूँ यूनिवर्सिटी की, तो यूनिवर्सिटी में जो साउंड है बच्चों वो य की आ रही है। सो इन दैट केस वहां पर हमारा जो आर्टिकल लगेगा वो लगेगा आर्टिकल अ। तो ये चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी हो जाता है हमारे लिए जब हम आर्टिकल्स पढ़ते हैं, कि हमें साउंड पे फोकस करना है, नॉट ऑन द अल्फाबेट दैट इज रिटन देयर। ठीक है, जैसे यहाँ पर है आर।
अब कहने को एच है लेकिन साउंड किसकी आ रही है, आ की, तो साउंड किसकी हो गई बेटा, वावल की साउंड हो गई, तो यहाँ पर आप क्या लगा दोगे, एन आर लगा दोगे, ठीक है। सिमिलरली अगला वाला देखो, यूरोपियन मैन। अब याद रखना ईयू की जो साउंड होती है बेटा वो हमेशा यू की होती है, ठीक है, ईयू जो है वो हमेशा यू की साउंड देता है, ठीक है, तो इट इज यूरोपियन सिटीजन, तो यहाँ पर य की साउंड हो गई, तो यहाँ पर अ यूरोपियन सिटीजन हो जाएगा। सिमिलरली अगला वाला केस देखो, एमएलए, एमएलए, एक बार अपने मुंह से खुद बोलकर देखो, एमएलए, तो साउंड किसकी आ रही है, ए की साउंड आ रही है, तो अगर ए की साउंड हो गई तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, एन एमएलए, भले ही यहाँ पर एम क्यों ना लिखा हो। वैसे ही ऑनेस्ट मैन, क्या है भाई, ऑनेस्ट मैन, तो एन ऑनेस्ट मैन। तो आप लोगों को ध्यान रखना होगा बेटा कि किस तरीके से आप लोग अपने वर्ड्स को यूज करते हैं अपने सेंटेंसेस में, ताकि आप लोगों का जो सेंटेंस है वो सही हो और उसके अंदर आप अपनी गलती ना करें, राइट। आई होप यहाँ तक आप लोगों को जो बेसिक बात है बच्चों वो क्लियर होगी यहाँ पे कि किस वर्ड के साथ आप लोग क्या लगाएंगे ताकि आपके सेंटेंस का मीनिंग जो है भाई वो बिल्कुल ठीक हो जाए, राइट। आई होप इट इज क्लियर टिल दिस पॉइंट, ओके फाइन। अब यहाँ पर थोड़े से यूजेस देख लेते हैं कि अ और एन एग्जैक्टली यूज कहां पर किए जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहली बात, अगर आपका जो कॉन्सोनेंट है वो फर्स्ट लेटर है किसी भी काउंटेबल सिंगुलर नाउन का, ये बहुत अच्छा रूल और बहुत समझदार, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसमें एक एडजेक्टिव वाला रूल भी आता है, बट ये रूल सबसे पहले बहुत जरूरी है। अगर वो कहते हैं कॉन्सोनेंट इज द फर्स्ट लेटर ऑफ अ काउंटेबल सिंगुलर कॉमन नाउन, ठीक है, क्या क्या देखना है आपको, देखना है कि वो काउंटेबल होना चाहिए, दूसरी चीज आपको देखनी चाहिए कि वो सिंगुलर होना चाहिए, तीसरी चीज आप देखोगे कि वो एक कॉमन नाउन है, तो उससे पहले आप अ लगा दोगे। तो आपको तीन चीजों का ध्यान रखना है क्योंकि जनरली इस चीज के ऊपर आप लोगों को पेपर के अंदर एरर करेक्शन दी जाती है। अभी तो आप लोगों को लगेगा ही नहीं कि आपको समझ में आया है, जब तक आप सेंटेंस नहीं देखेंगे आपको ये पॉइंट समझ में नहीं आएगा। सेंटेंस को ध्यान से देखिए, वो कहते हैं अगर कॉन्सोनेंट फर्स्ट लेटर है किसी भी काउंटेबल सिंगुलर कॉमन नाउन का तो हम उसके साथ अ यूज करेंगे। जैसे देखो बुक, अब बुक क्या है, काउंटेबल भी है, सिंगुलर भी है और कॉमन नाउन भी है, तो यहाँ पर इससे पहले मुझे आर्टिकल लगाना जरूरी हो जाएगा, और आर्टिकल कौन सा लगेगा, आर्टिकल लगेगा अ। तो शी हैज अ बुक, आई मेट गर्ल देयर नहीं, आई मेट अ गर्ल देयर, ठीक है, अ बॉय इज स्टैंडिंग देयर। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बोलती हूँ अ बॉय इज स्टैंडिंग देयर, तो अगर मैं बॉय की बात करूं बेटा यहाँ पर हमारे सेंटेंस में, तो ये बॉय जो है ये कॉमन नाउन भी है, ये सिंगुलर भी है, और बेटा ये साथ ही साथ काउंटेबल भी है। दूसरी चीज याद रखना, ए जो है बेटा वो किसी भी सेंटेंस के अंदर स्टार्टिंग में, जैसे आपने यहाँ पर इंट्रोडक्शन में सिंगुलर तो देख ही लिया, साथ ही साथ किसी भी चीज की स्टार्टिंग को करने के लिए, किसी भी चीज की इंट्रोडक्शन को देने के लिए भी आप आर्टिकल अ का यूज करते हो, और ये आर्टिकल का यूज करना कंपलसरी होता है, ठीक है, कीप दिस थिंग इन माइंड, इसमें गलतियां मत करना, राइट। दूसरी चीज, आप अ को कुछ इनडेफिनिट नंबर्स के साथ भी यूज कर सकते हो, अ लॉट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ क्वार्टर ऑफ, अ नंबर ऑफ, अ हाफ ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, इनके साथ भी अ का यूज किया जा सकता है। तीसरी चीज, अ कैन बी यूज बिफोर सम कलेक्टिव नंबर्स एज वेल, इसको कुछ कलेक्टिव नंबर्स के साथ भी, जैसे अ टीम ऑफ, आप सिंपल भाषा में ये कर सकते हो कि किसी भी कलेक्टिव नाउन से पहले, सिंपल भाषा में याद रखना, किसी भी कलेक्टिव नाउन से पहले आप लोग आर्टिकल अ का यूज कर सकते हो। मैं इनकी बहुत एक्सट्रीम डिटेल्स पर नहीं जा रही बिकॉज इनको हम नॉर्मली सेंटेंस में यूज कर सकते हैं और हम इजीली अपने सेंटेंसेस बना सकते हैं। देयर इज नो वेरी रॉकेट, देयर इज नो रॉकेट साइंस इन दिस, तो यहाँ पर कुछ एक्सट्रीम में आपको समझाने वाला नहीं है। दीज आर जस्ट द पॉइंट्स जो आपको पता होने चाहिए व्हेन यू आर ट्राइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन। जैसे अ टीम ऑफ, अ फ्लॉक ऑफ, ये बर्ड्स होता है, ठीक है, स्वार्म ऑफ एंट्स होता है, गैंग ऑफ थीव होता है, हर्ड ऑफ शीप होता है, पैनल ऑफ जजेस होता है, बंच ऑफ फ्लावर्स होता है, सॉरी बंच ऑफ कीज होता है, बंच ऑफ बुक फ्लावर्स का तो बुके होता है। तो जब भी आप कोई कलेक्टिव नाउन यूज करते हो उनसे पहले आप आर्टिकल अ यूज करोगे। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस। नाउ अगेन ये वाला जो रूल है बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको ध्यान से सुनेंगे। अब वो कहते हैं इफ एन एडजेक्टिव, ठीक है, अगर एक एडजेक्टिव, नाउ लेट मी रिवाइज कि एडजेक्टिव क्या होते हैं। एडजेक्टिव बच्चों वो वाले वर्ड्स होते हैं जो हमारे सेंटेंस में हमारे नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहे होते हैं।
तो कहते हैं अगर आपके सेंटेंस में एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के बाद एक सिंगुलर नाउन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको प्लीज ध्यान से सुनिएगा। वो कहते हैं अगर आपके सेंटेंस में एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के बाद अगर आपके सेंटेंस के अंदर एक सिंगुलर नाउन है तो आप उससे पहले आर्टिकल एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल यूज करोगे ही करोगे, ये कंपलसरी है। जैसे यहां पर सेंटेंस लिखा है माधुरी इज ब्यूटीफुल गर्ल। अब यहाँ पर गर्ल मेरा नाउन है और ये सिंगुलर भी है, साथ ही साथ ब्यूटीफुल मेरा एडजेक्टिव भी है। तो अगर मेरे पास एक ऐसा सेंटेंस है जहां पर एडजेक्टिव भी है और सिंगुलर नाउन भी है तो उससे पहले मेरे को यहाँ पर आर्टिकल लगाना जरूरी हो जाता है। ठीक है, यहां पर मेरे लिए आर्टिकल लगाना जरूरी हो जाता है। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल और देती हूं, जैसे मैं लिखती हूं देयर आर अ ग्रेट क्रिकेटर्स। ठीक है, अब यहां पर आप कहोगे कि मैम देखो इसमें दो चीजें हैं। पहली बात तो यहां पर आर आ गया, जबकि कहां पे लगता है बच्चे, ये लगता ही सिंगुलर चीजों के साथ है। ठीक है, ये लगता ही सिंगुलर चीजों के साथ है और यहां पर ये प्लूरल दे दिया। अब यहां पर भले ही मेरे पास एडजेक्टिव है लेकिन उसके बाद प्लूरल दे दिया, यहां पर भी प्लूरल हो गया, लगता है सिंगुलर के साथ, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। देयर इज अ ग्रेट क्रिकेटर सही होगा, देयर आर ग्रेट क्रिकेटर्स सही होगा, लेकिन यहां पर अगर आपने ये लगाया तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो ये रूल बहुत जरूरी है, जब आपके सेंटेंस के अंदर एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के बाद सिंगुलर नाउन है तो वहां पर आप अपना आर्टिकल आर्टिकल जो है बच्चों वो यूज करेंगे। आई होप ये बात आप लोगों को क्लियर होगी, यहां तक किसी बच्चे को कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, ओके, ये बहुत अच्छा बहुत जरूरी रूल है कि को आप पर की जगह पर भी यूज कर सकते हो। अब आप कहेंगे मैम पर क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं पर लीटर, पर स्क्वायर किलोमीटर, पर केजी। जैसे पेट्रोल इज सोल्ड एट अ रेट ऑफ 25 अ लीटर, यहाँ पर मैं पर लीटर भी लिखूं तो भी ठीक है, और अगर पर लीटर की जगह यहाँ पर मैं अ लीटर लिखूंगी तो भी ठीक है। यानी अगर देखा जाए टेक्निकली जब हम किसी भी चीज की क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे होते हैं तो ये जो पर वर्ड होता है इसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं अ से। जैसे एप्पल्स आर सोल्ड एट 60 रुपीज पर केजी की जगह पर यहाँ पर हमने कर दिया अ केजी। तो यहाँ पर के बारे में जो दो चीजें मेन है आपको याद रखना है, तीन चीजें एक्चुअली। जो है बेटा वो आपका एक इंट्रोडक्टरी आर्टिकल है, जब आप कोई नई चीज को इंट्रोड्यूस करते हो तो आप आर्टिकल से स्टार्ट करते हो। नंबर 2, आप लोगों का कॉमन सिंगुलर और काउंटेबल नाउन अगर होगा तो उससे पहले लगेगा। और तीसरी चीज मैंने बोली कि अगर आपके सेंटेंस के अंदर एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के जस्ट बाद एक सिंगुलर नाउन है तो उससे पहले भी आप अपना आर्टिकल को यूज करेंगे। ठीक है, यहां तक आई होप सब बच्चों को क्लियर होगा, इधर तक किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट नहीं होगी। ठीक है, कभी कभी अब यहां पर आ जाते हैं हम लोग अगले रूल के ऊपर। ठीक है, ये देखो, अब वो कहते हैं अगर हम आर्टिकल को किसी भी प्लूरल नंबर के आगे लगा देते हैं तो जो उसका नाउन होता है उसके बाद का वो सिंगुलर हो जाता है। जैसे कि अ 5 डे मैच। ठीक है, अब मैंने क्या किया, आप लोगों को याद होगा मैंने नाउन में बोला था कि डेज और मंथ्स के साथ वो नंबर न्यूमेरल वाला रूल नहीं चलता। बट यहाँ पर मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि अगर मेरे पास एक प्लूरल नंबर है जैसे 5 है यहाँ पर और उसके बाद एक नाउन है डे, तो मैं 5 डेज भी कर सकती थी। अगर मेरे को सेंटेंस में बनाना है तो मैं 5 डेज भी सही था, लेकिन क्योंकि बेटा मेरे न्यूमेरल से पहले, क्योंकि मेरे नंबर से पहले आर्टिकल आ गया है तो मेरा जो नाउन होगा बेटा वो सिंगुलर हो जाएगा। 10 माइल वॉक नहीं, ओके 10 माइल्स वॉक नहीं, 10 माइल वॉक। और 15 मैन कमिटी। भले ही ये सेंटेंस आपको कितना भी क्यों ना लगे कि मैडम यहाँ पर तो 15 के बाद मैन होना चाहिए था, मैन क्यों लिखा है, मैन इसीलिए लिखा है बेटा क्योंकि नंबर से पहले आर्टिकल दिया हुआ है। लेकिन अगर मैं आर्टिकल हटा दूं तो 5 डेज मैच, 10 माइल्स वॉक, 15 मैन कमिटी, ये तीनों ठीक हो जाएंगे। लाइक फॉर एग्जांपल इसमें आपको कैसा सेंटेंस दिया जाएगा, आपको दिया जाएगा 12 मेंबर कमिटी मेंबर्स
A 12 members committee came to us. अब यहां पर देखा जाए सिंपल भाषा में, तो यहां पर अ दिया हुआ है, उसके बाद नंबर दिया हुआ है, तो ये जो नाउन है बेटा ये सिंगुलर होना चाहिए, तो इट विल नॉट बी मेंबर्स, इट विल बी मेंबर, तो हम सिंपल मेंबर जाएगा, ये मेंबर्स गलत हो जाएगा यहां पर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा एक रूल और याद रखना बेटा, ये वर्ड्स से पहले आप अ यूज करते हो क्योंकि इनमें कॉन्सोनेंट की साउंड आपको देखने को मिलती है, जैसे यूनिवर्सिटी, यूनिक फिल्म, य की साउंड आ रही है, 1 रुपी नोट, बोलकर देखो 1 रुपी नोट, तो इट इज नॉट 1, इट इज 1, ब की साउंड आ रही है, इट इज अ 1 रुपी नोट। ठीक है, 1 एक्ट प्ले, अ यूनियन, य की साउंड आ रही है, यूरोपियन, 1 ईयर, 1 आइड पर्सन, 1 साइडेड डिसीजन, तो ये व की साउंड के साथ जो है आप आर्टिकल अ का यूज करते हो। ठीक है, क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू बेटा यूज ऑफ एन। याद रखना एन को आप उन वर्ड्स के साथ यूज करते हो जो जनरली वावल्स के साथ शुरू होते हैं, जैसे सिद्धार्थ इज इंटेलिजेंट बॉय, नहीं, सिद्धार्थ इज एन इंटेलिजेंट बॉय। अब देखो सेम रूल आ रहा है, आपके पास एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के बाद नाउन है, नाउन सिंगुलर है। द प्रेसिडेंट मेड अपील फॉर द पुअर, तो मेड एन अपील, भाई उन्होंने एक अपील बना करी है पुअर के लिए, गरीब लोगों के लिए। नंबर 2, एन को बेटा जो भी वर्ड एच के साथ स्टार्ट होते हैं लेकिन उनमें एच प्रोनाउंस नहीं होता, उनके साथ एन लगता है, जैसे ऑनेस्ट मैन, आयर। अभी आयर का मतलब होता है बेसिकली अगली जो वो आती है, पुश्त आती है जो आगे आपका किंगडम संभालेगी, एंड होमेज टू द डेड, एन आर और एन ऑनरेबल पर्सन। उसके अलावा बेटा अगर आपकी कोई भी एब्रीवेशन, ठीक है, कोई भी एब्रीवेशन, कोई भी शॉर्ट फॉर्म अगर इन लेटर्स से शुरू हो रही है, एच एल एम एन एफ आर एस और एक्स के साथ स्टार्ट हो रही है बेटा, तो इनसे पहले आप आर्टिकल एन का यूज कर सकते हो, जैसे एन एम ए, एन एफ आर सी एस, एन एच एस, एन एल एल बी स्टूडेंट, एन एन सी सी टीम, एन एक्सरे क्लिनिक। जो भी आपकी शॉर्ट फॉर्म्स हैं, जो भी आपकी एब्रीवेशंस हैं जो इन अल्फाबेट्स के साथ स्टार्ट हो रही है, एच एल एम एन एफ आर एस और एक्स के साथ, तो इन सब के साथ आप आर्टिकल एन का यूज कर सकते हो। कीप दिस थिंग इन माइंड, यहाँ पर कोई भी बच्चा गलती नहीं करेगा। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो प्लीज इसको ध्यान से सुनिएगा, इसके बाद डेफिनेट आर्टिकल्स को स्टार्ट करेंगे। आपको ना ओमिशन भी आनी चाहिए आर्टिकल्स की, जैसे कहीं कहीं पर हम बोलते हैं कि ये 0 आर्टिकल केस है। ठीक है, ऐसे केसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे आर्टिकल, ऐसे केसेस को हम लोग बोलते हैं 0 आर्टिकल केस। अब ये 0 आर्टिकल केस क्या होता है, जिसमें बेटा आपके इनडेफिनेट आर्टिकल्स जो है दे आर नॉट टू बी प्रैक्टिस्ड 2 टाइम्स फॉर द सेम नाउन इन द सेम सेंटेंस। सिंपल भाषा में अगर मैं आप लोगों को सिखाऊं तो एक आर्टिकल का मतलब है एक ही व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला अ मैन एंड अ सेंट, तो यहां पर देखा जाए अ वाइज मैन कर देते हैं, चलो अ वाइज मैन एंड अ सेंट, तो यहां पर अ लग गया मतलब ये पहला आदमी, यहां पर दूसरा अ लग गया मतलब ये दूसरा आदमी। तो याद रखना आपके सेंटेंस के अंदर जितने आर्टिकल लग रहे हैं किसी भी नाउन के साथ, यानी आपके सेंटेंस में उतने लोगों के बारे में बात की जा रही है। जैसे कि विवेकानंद वॉज अ सेंट एंड अ हीरो, तो अ सेंट हो गया एक व्यक्ति के लिए और अ हीरो हो गया दूसरे व्यक्ति के लिए, तो ऐसे सेंटेंस के केसेस नहीं चलेंगे। अगर आप एक ही व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं तो आप एक आर्टिकल लगाइए और जो भी उसकी क्वालिटी है वो लिख दीजिए, बात खत्म। अगर आपके सेंटेंस के अंदर, मतलब सिंपल भाषा में यह है कि एक व्यक्ति एक आर्टिकल, अगर आपके सेंटेंस में एक आर्टिकल से ज्यादा है इसका मतलब यह है कि आपके सेंटेंस में बात भी एक से ज्यादा व्यक्ति के बारे में की जा रही है। लेकिन अगर आपका सेंटेंस ऐसे लिखा गया है कि विवेकानंद वॉज बोथ, अब दोनों दे दिया ना, तो अ सेंट एंड अ हीरो ये सही माना जाएगा, बिकॉज ये बोथ वर्ड यहां पर दे दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं दोनों को अलग अलग लिख सकती हूँ। जैसे समीर इज नाइदर अ पोएट नॉर अ राइटर, ये भी सही है, क्यों, बिकॉज यहाँ पर वो दो अलग अलग प्रोफेशंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको कंटेक्स्ट देखना पड़ेगा सेंटेंस का कि वहां पर कंटेक्स्ट क्या है। जैसे आनंद इज आइदर अ पोएट और अ सिंगर, ये भी ठीक है कि या तो वो एक पोएट है या एक सिंगर है। रूपाली इज नॉट ओनली अ फिलोसोफर, कि ना तो वो सिर्फ एक फिलोसोफर है बट ऑल्सो अ क्रिटिक, साथ ही साथ एक क्रिटिक है।
मतलब इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस कि वहां पर आपके केस में सेंटेंस लिखा कैसा है, ताकि आप उसका जो यूजेज है बच्चों वो सही तरीके से बना पाए। ठीक है, क्लियर। नाउ वी हैव दिस आर्टिकल कॉल्ड आर्टिकल द। ठीक है, अब हम बात किसके बारे में करने वाले हैं? अब हम बात करने वाले हैं हमारे अगले आर्टिकल के बारे में, जिस आर्टिकल का नाम है बच्चों आर्टिकल द। अब याद रखना ये जो डेफिनेट आर्टिकल है द बेटा, ये किसी भी स्पेसिफिक चीज को बताने के लिए यूज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला आई मेट अ बॉय। ठीक है, आई मेट अ बॉय ऑन द road. He was the son of your friend. अब एक ये वाला सेंटेंस देखो, मैंने लिखा आई मेट अ बॉय ऑन द रोड, ही वॉज द सन ऑफ योर फ्रेंड। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, क्योंकि मैं अभी उस लड़के को इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, उसके बारे में एक इंट्रो दे रही हूँ, पहली बार उस लड़के के बारे में बात कर रही हूँ, तो मैं आर्टिकल अ यूज करूंगी। अब जब मैं उस बच्चे को या उस लड़के को इंट्रोड्यूस कर चुकी हूं, उसके बाद बेटा मैं जब भी उसके बारे में बात करना चाहूंगी, अब आप यहाँ पर देखो अ का मतलब है रैंडमली कोई भी। तो भैया मुझे सड़क पे एक बच्चा मिला। अब यहाँ पर दूसरे सेंटेंस में मैंने लिखा ही वॉज द सन ऑफ योर फ्रेंड। उसके बाद मैंने क्या करा कि भाई मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि भाई वो कौन था बच्चा, ये बच्चा वो था जो तुम्हारे दोस्त का बेटा है ना। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने स्पेसिफाई कर दिया। तो याद रखना बच्चों, जहां पर आपका आपका अ जो है वो अनस्पेसिफिक चीज के बारे में बात करता है, द जो है वो किसी भी नाउन को स्पेसिफाई कर देता है कि भाई एग्जैक्टली बात करी किसके बारे में जा रही थी। अब जैसे ये वाला एग्जांपल देखिए, शी इज अ गर्ल हु सिंग्स गजल। तो यहाँ पर अ गर्ल का मतलब तो ये हो गया कि भाई मैं रैंडमली किसी भी लड़की के बारे में बात कर रही हूँ। लेकिन आप लोगों को याद होगा कि मैंने तुम्हें प्रोनाउंस में भी ये चीज बताई थी कि जहां पर भी बेटा आप अपने सेंटेंस के अंदर रिलेटिव प्रोनाउन लगा देते हो, उसके वहां पे रिलेटिव प्रोनाउन वाले केस में आपका जो आर्टिकल लगता है सेंटेंस के अंदर वो द लगता है। क्यों? बिकॉज वहां पर आप किसी भी बंदे के बारे में स्पेसिफिक होकर रादर आई वुड से आप लोग बात कर रहे होते हो। तो यहाँ पर शी इज अ गर्ल नहीं, शी इज द गर्ल। ये कोई ऐसे वैसे लड़की नहीं है, ये स्पेसिफिकली वही लड़की है जो गजल गाती है। अ बर्ड, दिस इज अ बर्ड विच कैन फ्लाई। तो अ बर्ड का मतलब हो गया कोई भी बर्ड, बट आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली यही बर्ड जो फ्लाई कर सकती है। तो आई एम गोइंग टू से दैट दिस इज द बर्ड विच कैन फ्लाई। ठीक है, क्लियर। तो याद रखना द जो है वो किसी भी स्पेसिफिक चीज को बताने के लिए यूज किया जाता है। अभी हम इसके बेसिक रूल्स पर तो आएंगे कि ये आपके रिवर्स के नेम के साथ और आपके प्रॉपर नाउन्स के साथ और ये बाकी जितनी भी चीजें उनके साथ तो लगता ही लगता है, बट दीज आर ऑल्सो सम थिंग्स विच यू शुड नो। अब द जो है बेटा वन ऑफ, ईच ऑफ, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, नन ऑफ और एवरीवन ऑफ के साथ लगता है। जैसे वन ऑफ बॉयज नहीं, वन ऑफ द बॉयज, नाइदर ऑफ द गर्ल्स, आइदर ऑफ द मेन। तो ये भी याद रखना कि इनके साथ भी आप अपने आर्टिकल द को यूज करते हो। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसके ऊपर रिपीटेडली सवाल बन सकता है, आपके कमीशंस के नाम के साथ, जैसे द मंडल कमीशन, द शाह कमीशन, द वर्मा कमीशन, जो भी कमीशन का नाम है, जैसे जो भी आपकी पॉलिटिकल कमीशन बनती हैं, जो ग्रुप बनता है इन्वेस्टिगेशन के लिए, जैसे वर्मा कमीशन इज स्टिल फंक्शनिंग, नो, द वर्मा कमीशन। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि आप लोगों के, देखो बेसिक चीज हम सबको पता है कि माउंटेन्स के नाम के साथ, ठीक है, आपके माउंटेन रेंजेस के नाम के साथ, अब अभी आऊंगी माउंटेन रेंजेस वाली बात पर भी, कि इन सबके साथ आप अपना आर्टिकल द यूज करते हो, राइट। बट देयर आर सम थिंग्स विच यू शुड नो इन ऑर्डर टू लर्न कि द को हमें एग्जैक्टली यूज कहाँ करना है। बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान से सुनना। अब वो कहते हैं इफ एडजेक्टिव इज फॉलोड बाय अ प्रॉपर नाउन, अगर एडजेक्टिव के बाद एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है, तो उसके साथ यूज आर्टिकल द बिफोर दैट एडजेक्टिव। अगर कॉमन नाउन होगा, जैसे हमने वहां करा ब्यूटीफुल बॉय, तो वहां पर अ लगेगा। लेकिन यहीं पर अगर बेटा हमारा जो नाउन है, अगर हम बात करें वो प्रॉपर नाउन हो जाता है तो उसके साथ द लग जाता है। जैसे वी लव इमॉर्टल गांधी, अब गांधी क्या है भाई, प्रॉपर नाउन है, इमॉर्टल क्या है उनके लिए एडजेक्टिव है, तो इमॉर्टल गांधी नहीं, द इमॉर्टल गांधी। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अपने सेंटेंसेस कुछ इस तरीके से बनाएं कि अगर आपके सेंटेंस में एडजेक्टिव के बाद प्रॉपर नाउन है तो आर्टिकल द का यूज करें, और अगर एडजेक्टिव के बाद कॉमन नाउन है तो आर्टिकल अ का यूज करें। ठीक है, क्लियर। चलो
अब आर्टिकल द जो है बेटा वो रिवर्स के नेम के साथ, गल्फ के नेम के साथ, कैनाल्स के नेम के साथ, सीज के नेम के साथ और डेजर्ट्स के नेम के साथ लगता है। जैसे द अमेजोन, द अरेबियन गल्फ, द पनामा कैनाल, द इंडियन ओशन, द सहारा डेजर्ट, द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, है ना। यहाँ पर जब भी जो भी आपके कैनाल्स हैं, जो भी आपके गल्फ्स हैं, जो भी आपके सीज हैं, जो भी आपके डेजर्ट्स हैं, इन सबके नेम के साथ बच्चों आप लोग अपना आर्टिकल द को यूज करते हो। अगला देखो, आर्टिकल द जो है बेटा वो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के साथ, सीरीज ऑफ माउंटेन्स के साथ, रिलीजियस बुक्स के साथ, होली स्क्रिप्चर्स के साथ और कम्युनिटीज के साथ लगता है। जैसे द वेस्ट इंडीज, द महाभारत, द रॉकी, द गीता, द हिंदू एक्सेट्रा। अब अगर मैं तुम लोगों से एक सवाल पूछूं, द माउंट एवरेस्ट और द हिमालयाज, अगर आप लोगों से पूछा जाए इन दोनों केसेस के अंदर द माउंट एवरेस्ट और द हिमालयाज, तो आप क्या बताएंगे भाई इन दोनों में से कौन सा सही है? इन दोनों में से एक गलत है, एक सही है। तो बिना गूगल करे एक बार अपनी वीडियो को पॉज करो, सोचो और फिर मुझे आंसर देना। क्योंकि मैं तो अभी रिकॉर्डेड में दे रही हूँ तो तुम्हें मैं तो आंसर डायरेक्टली बता ही दूंगी इसका क्या है, बट यू गाइस नीड टू पॉज द वीडियो, सी द क्वेश्चन एंड देन ट्राई टू गिव द आंसर। अगर आप इस सवाल को ढंग से एनालाइज करेंगे बेटा तो ध्यान से आपको पता लगेगा कि भाई द माउंट एवरेस्ट और द हिमालयाज में से द हिमालयाज ठीक है और द माउंट एवरेस्ट गलत है। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे मैम ये कैसे हो सकता है कि माउंट एवरेस्ट गलत हो जाए। अब देखो भाई द हिमालयाज जो है वो एक्चुअली में क्या है, वो एक माउंटेन रेंज है पूरी की पूरी, ठीक है, जिसमें शिवालिक्स और आपके हिमाचल और आपका हिमाद्री आता है, आपको पता होगा ना, ये माउंटेन रेंज है। तो माउंटेन रेंजेस के साथ बेटा आपका आर्टिकल द यूज हो सकता है। बट व्हेन आई टॉक अबाउट माउंटेन पीक्स, है ना, लेकिन जब मैं किसके बारे में बात करती हूँ, जब मैं आप लोगों से माउंटेन पीक्स के बारे में बात करती हूँ तो बेटा माउंटेन पीक्स के साथ आपका आर्टिकल द नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पर द माउंट एवरेस्ट में जो द लगा हुआ है ये एब्सोल्युटली गलत है। अगर आपने कहीं पे सुना है और अगर आपने कहीं पे यूज किया है माउंट मतलब अपने माउंटेन पीक्स के साथ आर्टिकल द, तो इन दैट केस बेटा वो आपके सेंटेंस को गलत कर देगा। तो ट्राई नॉट टू मेक दिस मिस्टेक व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस, ठीक है। क्लियर? यहां तक एक बार आप सब बच्चे आई होप मुझे बता दीजिएगा भाई कमेंट सेक्शन में कि क्या यहां तक आपको आर्टिकल द का यूज क्लियर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि माउंटेन रेंजेस के साथ आर्टिकल द यूज होता है लेकिन आपके माउंटेन पीक्स के साथ नहीं होता, ठीक है। उसके अलावा प्लेन्स, स्टार्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, शिप्स और न्यूज़पेपर्स के नाम के साथ भी आप आर्टिकल द का यूज करते हो, जैसे द पवन हंस, द सन, द गिटार, द टाइटैनिक, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द प्रिंस ऑफ वेल्स। तो इन सबके साथ भी आपका आर्टिकल द लग सकता है, ठीक है। उसके अलावा ऑर्डिनल्स के साथ जो नंबर्स होते हैं, द फॉर्मर, द फर्स्ट, द लैटर, द सेकंड लास्ट, द फर्स्ट डिवीजन गलत है। द सेकंड डिविजन्स के साथ बेसिकली आप लोग नहीं लगाते हो अपना आर्टिकल द, ठीक है, डिवीजन वर्ड के साथ नहीं लगता है। नाउ कमिंग ऑन टू द फैक्ट बेटा कि आपका आर्टिकल द और कहाँ लगता है। कुछ कंट्रीज के नाम के साथ और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के नाम के साथ भी आप आर्टिकल द का यूज कर सकते हो, जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, द यूनाइटेड किंगडम, द येमेन। अब ऐसा क्यों है बच्चों कि अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो यूके यानी द यूनाइटेड किंगडम ठीक है, लेकिन अगर यही मैं आप लोगों को द इंडिया लिख कर दे दूं तो क्या द इंडिया गलत हो जाता है? ऐसा क्यों होता है ना? अगर मैं आप लोगों से ये वाला सवाल पूछूं कि भाई मेरे पास द यूके मेरे लिए बिल्कुल ठीक है, द यूके इज नॉट इनकरेक्ट, ये बिल्कुल ठीक है, बट इफ आई से द इंडिया तो द इंडिया गलत हो जाता है बट द यूके गलत नहीं होता। व्हाई इज इट? तो भाई इसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि अगर आप ये देखोगे यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, ये सबका सब कुछ क्या है बेटा, ये सब यूनियंस है। सिंपल भाषा में अगर बताया जाए ये सब बेसिकली क्या है, ये ग्रुप ऑफ स्टेट्स हैं, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ आपके अमेरिका की, अगर मैं बात करती हूँ यूके की, तो अलग अलग स्टेट्स यानी अलग अलग इंडिपेंडेंट कंट्रीज का एक यूनियन है, सबका ये ग्रुप है, राइट। यूरोपियन यूनियन, ये सब क्या है, ये सब अलग अलग कंट्रीज का ग्रुप है। बट क्या इंडिया अलग अलग कंट्रीज का ग्रुप है? नो। यहाँ पर याद रखना ये स्टेट्स जो है बेटा ये कंट्रीज को रेफर करता है, नॉट इंडिविजुअली टू द स्टेट्स। राज्यों की बात नहीं हो रही, देशों की बात हो रही है एज स्टेट्स। पॉलिटिकली देशों को स्टेट्स बोला जाता है ना।
द इंडिया गलत है। क्यों बेटा? बिकॉज ये सिंपल भाषा में कंट्री है। लेकिन अगर आपको पता है, अगर हम इंडिया को ऐसे लिखते हैं द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, लेकिन अगर मैं उसको एज अ रिपब्लिक बनाकर लिख रही हूं तो द रिपब्लिक ऑफ इंडिया ठीक है, वहां पर द लग सकता है, लेकिन सिर्फ इंडिया के साथ नहीं लगा सकते, रिपब्लिक वर्ड के साथ आप द लगा सकते हो इंडिया वाले केस में। ठीक है, इस चीज को याद रखना, ये भी जरूरी है। मतलब ये जनरल नॉलेज की बात है, मे बी ये पेपर में ना आए, बट इट इज समथिंग वी शुड नो। अगर तुमसे किसी ने पूछ लिया तो मैं पता होना चाहिए। तो भाई ग्रैंड बिल्डिंग्स और मूवमेंट्स के नाम के साथ भी द लगता है, जैसे द कुतुब मीनार, द जामा मस्जिद, द चार मीनार, द मॉन्यूमेंट, सॉरी मूवमेंट्स, और द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, द सीडीएम, द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो इन मूवमेंट के नाम के साथ भी आप लोगों का आर्टिकल द लग सकता है। द फार्मर्स प्रोटेस्ट, उसके साथ बेटा हिस्टोरिकल कास्ट के साथ, वैसे मतलब डोंट गो फॉर दिस, आई डिस्करेज कास्ट क्लियरली, तो यहाँ पर विल नॉट गो विद कास्ट बिकॉज कास्ट सिस्टम से हमें बाहर निकलना है अब, राइट। तो विल नॉट गो विद दिस वाला पार्ट, बट एज इट इज रिटन द ब्राह्मण, द शूद्रास, द आर्यंस, द अल्पाइंस, ये भी आपकी कास्ट के साथ भी आप लोग क्या कर सकते हो, आर्टिकल द का यूज कर सकते हो। ठीक है, क्लियर? आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। चलिए ना, देयर आर केसेस बेटा जहां पर आपका आर्टिकल द नहीं लगता है। देयर इज स्पेसिफिकली वन केस व्हिच यू शुड नो। एक बार उसको कर लेते हैं। हाँ, ये वाला केस देखो भाई, डेफिनेट आर्टिकल, स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट आर्टिकल द, तो आपका आर्टिकल द जो है बेटा, इट मस्ट नॉट बी यूज्ड बिफोर दीज प्लेसेस इफ वी गो देयर फॉर प्राइमरी पर्पस। यानी अगर आप इन जगहों पर अपने प्राइमरी पर्पस के लिए जा रहे हो ना, व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी पर्पस? प्राइमरी पर्पस का मतलब हो गया भाई, यहाँ पर जो हम इन जगहों पर जाते हैं अपने मेन काम के लिए, लाइक फॉर एग्जांपल आप मंदिर जाते हो, जैसे अगर देखा जाए तो आपका रिलीजियस पर्पस होता है बेटा, चर्च, मॉस्क, आपके गुरुद्वारा और टेम्पल में आप पूजा करने के लिए जाते हो, आप बेसिकली प्रे करने के लिए जाते हो, इन वट एवर सेंस यू प्रे। ठीक है, कॉलेज, लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी और स्कूल आप क्यों जाते हो? स्टडी पर्पस के लिए जाते हो, आप पढ़ने के लिए जाते हो, है ना। उसके अलावा कोर्ट या जेल या प्रिजन बेटा क्यों जाते हो? क्योंकि आपको अक्यूज किया गया होता है। हॉस्पिटल बेड, हॉस्पिटल जाते हो ट्रीटमेंट के लिए, और बेड पे जाते हो सोने के लिए। यानी सिंपल भाषा में अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये जितनी भी चीजें हैं ये सब आपका प्राइमरी पर्पस है। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब आपका प्राइमरी पर्पस है ना, यानी जिस काम के लिए तो आपको जाना ही होता है। अगर मैं इन प्राइमरी पर्पस के साथ सेंटेंस बनाऊं, जैसे मैंने बोला आई वेंट टू द टेम्पल, ये बहुत अच्छा रूल और बहुत समझ ध्यान से रखने वाला, दिमाग में रखने वाला। आई वेंट टू द टेम्पल टू प्रे। अब भाई एक बात बताओ, अगर आप टेम्पल जा रहे हो तो टेम्पल जाकर आप प्रे ही करोगे, तो ये तो आपका प्राइमरी पर्पस हो गया, है ना। ये क्या हो गया? ये हो गया आपका प्राइमरी पर्पस, जिस काम के लिए उस जगह पर आप जाते हो। जैसे आई गो टू स्कूल, जैसे आई गो टू द स्कूल टू स्टडी, भाई तो तुम स्कूल जा रहे हो तो पढ़ाई तो करोगे। अगर ऐसा केस है जहां पर आप इन जगहों पर जा रहे हो और अपना प्राइमरी पर्पस फुलफिल कर रहे हो, तो उसके साथ आपको आर्टिकल द लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये कहां लगेगा? जैसे मैं अगर बोलूं आई वेंट टू द टेम्पल टू अटेंड अ वेडिंग, लेकिन मैं भैया मंदिर गई, क्यों? क्योंकि वहां पर मुझे एक शादी अटेंड करनी थी। कभी लोग मंदिरों में भी शादी करते हैं ना, तो आई वेंट टू द टेम्पल टू अटेंड अ वेडिंग। अब यहाँ पर आप टेम्पल तो जा रहे हो, लेकिन आपका पर्पस क्या है? आपके पास एक दूसरा पर्पस है, इंस्टेड ऑफ प्रेइंग, मतलब आप जाके करोगे बट सेंटेंस में तो नहीं है ना, आपके पास यहाँ पर आपका पर्पस दूसरा है। तो अगर आप किसी भी जगह पर जा रहे हो अपार्ट फ्रॉम दिस पर्पस व्हाट इज यू नो वी गो फॉर, वहां पर आप आर्टिकल द का यूज कर सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पर अगर सिंपल सेंटेंस लिखूं, आई वेंट टू द स्कूल, आई वेंट टू द स्कूल टू स्टडी, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि एक बच्चा स्कूल क्यों जाता है? पढ़ाई करने के लिए ही जाता है। तो ये आर्टिकल द लगाने की जरूरत मुझे यहाँ पर नहीं है। बट व्हाट इफ आई से आई वेंट टू द स्कूल टू कलेक्ट माई रिपोर्ट कार्ड, लेकिन अब मैं स्कूल क्यों गया भाई? अब मैं स्कूल गया अपना रिपोर्ट कार्ड लेने के लिए। तो यहां पर आकर मेरा पर्पस जो है बेटा वो बदल गया। यहां पर आकर क्या हुआ? मेरा पर्पस जो है वो बदल गया। तो अगर मेरा पर्पस स्कूल जाकर पढ़ना नहीं है तो वहां पर मैं अपना आर्टिकल द यूज
कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ये बहुत जरूरी रूल है, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको तुम्हें पता होना चाहिए, ये पेपर के लिए बहुत जरूरी है। तो प्लीज मार्क दिस एज इंपॉर्टेंट एंड डू लर्न इट। ठीक है, क्लियर? अब इसमें क्वेश्चंस हैं, बट वील डू द क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट क्लास। द रीजन इज कि मुझे अपने सामने ही क्वेश्चंस आप लोगों को कराने हैं, नॉट टू गिव देम सेपरेटली टू यू। ठीक है, एक बार सब बच्चे मुझे बता दीजिए क्या यहाँ तक आप सब लोगों को टॉपिक क्लियर है, ताकि हम लोग आगे को देख सकें। चलिए, तो एक बार वर्ब्स के टॉपिक को देख लेते हैं। वर्ब्स बहुत ज्यादा लंबे नहीं है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, तो इट टेक अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 20 to 30 मिनट्स मैक्स टू मैक्स, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। अगर बेटा मैं आप लोगों से बात करूं वर्ब्स की, तो सिंपल भाषा में आप लोगों को पता है कि आपका जो सेंटेंस है वो इसी फॉर्मेट से बनता है, SVO, जहां पर आपका S बेटा स्टैंड करता है फॉर द सब्जेक्ट इन योर सेंटेंस, V स्टैंड करता है फॉर वर्ब इन द सेंटेंस एंड O स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस, है ना। तो यहाँ पर ये वर्ब बेसिकली अगर मैं आपसे बात करूं क्या है, तो बेटा वर्ब आपके सेंटेंस के अंदर जो भी एक्शन आप करते हैं उसको हम लोग वर्ब कहते हैं। ठीक है, whatever action that you do in a sentence is called a verb। तो सिंपल भाषा में बेटा अगर आपको बताया जाए तो वर्ब एक एक्शन वर्ड है या एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो आपके सेंटेंस के अंदर कोई भी एक्शन को, कोई भी क्रिया को दिखाता है, डिनोट करता है। It is used to indicate the action done by the subject या doer or the actor mentioned within the sentence। और verb बेटा इंडिविजुअली सेंटेंस मतलब वैसे verb भी अपने में एक इंडिविजुअल सेंटेंस, मैं बोलती हूँ move, play, speak, ये भी इंडिविजुअली पूरा मीनिंग रखते हैं। ठीक है, एक वर्ब जो है बेटा कभी भी पोजेशन और बीइंग मतलब उस चीज का होना जो है वो भी दिखा सकता है, और पोजेशन दिखाता है हैव वर्ड, जैसे मैं बोलती हूँ आई हैव अ ब्यूटीफुल ड्रेस, तो हैव होना। ठीक है, जैसे आई एम गोइंग टू द लाइब्रेरी, तो गोइंग, वॉज एक्साइटेड, और ये वर्ब्स, ये तीनों क्या है, ये वर्ब्स हैं। अगर मैं आप लोगों से वर्ब्स को सिंपल भाषा में डिकोड करके बताऊं कि वर्ब्स क्या होते हैं, तो भाई वर्ब्स जो है मेनली मैं अभी इन्हें दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ, जिसके बाद हमें इसे आगे सब कैटेगरीज में हम डिवाइड करेंगे। अगर हम वर्ब्स को दो बेसिक कैटेगरीज में डिवाइड करें तो हमारे पास वर्ब्स दो टाइप के आ जाते हैं। एक तो बेटा हमारे पास आ जाता है आपका मेन वर्ब, अभी ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव पर भी आऊंगी। एक हो जाता है बेटा मेन वर्ब और एक हो जाता है आपके सेंटेंस के अंदर आपका हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पर दोनों वर्ब्स के बीच में क्या फर्क है, एक बार उसके बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं। जब हम बात करते हैं हमारे सेंटेंस में मेन वर्ब के बारे में, तो बेटा मेन वर्ब आपके सेंटेंस के अंदर एक्शन को होता हुआ दिखा रहा होता है। जैसे मैं बोल देती हूँ प्ले, जैसे मैंने बोल दिया ईट, जैसे मैंने बोल दिया क्राई, तो मुझे पता है कि इन वर्ड्स को लिखूंगी तो मेरे सेंटेंस के अंदर मुझे डायरेक्ट एक्शन होता हुआ देखने को मिल रहा है। बट देयर आर केसेस जिन सेंटेंसेस के अंदर मेरे पास मेन वर्ब नहीं होता, और एक सेंटेंस बेटा वर्ब के बिना अधूरा होता है। वर्ब के बिना सेंटेंस बन ही नहीं सकता। सब्जेक्ट के बिना सेंटेंस हो सकता है, जैसे मैं वर्ब को सिंपली इंडिविजुअली बोल दूं, लेकिन वर्ब के बिना सेंटेंस नहीं बन सकता। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, या तो ये बेटा ज्वाइन करते हैं आपके मेन वर्ब को, या सिंपल भाषा में अगर आपके सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब नहीं है तो आपके सेंटेंस के मेन वर्ब को रिप्लेस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को सेंटेंस लिख के देती हूं, द ताज महल इज इन आगरा। अब यहाँ पर मेरे पास कोई भी हेल्प मेन वर्ब नहीं है। इस सेंटेंस में मेरे पास एक हेल्पिंग वर्ब है जो कि है इज, जिसने बेसिकली क्या किया, मेरी वर्ब की कमी को पूरा किया। समटाइम्स हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो ज्वाइन हो जाता है मेन वर्ब के साथ। जैसे मैं कहती हूँ द बुक वॉज रेड बाय हर। अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, सेंटेंस के अंदर वॉज को हेल्पिंग वर्ब और रीड मेरा मेन वर्ब जो है इन दोनों को जोड़ दिया। तो हेल्पिंग वर्ब का दो काम होते हैं बेटा, या तो आपके मेन वर्ब के साथ जुड़ जाना, उसके साथ मिलके सेंटेंस बनाना, या फिर सेंटेंस में हेल्प मेन वर्ब को रिप्लेस करना। अब इसमें आपके पास वर्ड्स होते हैं जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज और डिड। ये सारे के सारे क्या है बेटा, ये सारे के सारे आपके
हेल्पिंग वर्ब्स कहलाते हैं। तो अगर आप वर्ब्स की बेसिक 2 डेफिनेशंस देखना चाहते हैं, वर्ब के 2 बेसिस देखना चाहते हैं, तो वो यहां पर है बेटा, जिसमें आपके पास एक है आपका मेन वर्ब, एक जो आपका मेन वर्ब कहलाया जाता है, और दूसरा बेटा जो आपका हेल्पिंग वर्ब कहलाया जाता है। ये तो हो गई। इसके अलावा एक मॉडल वर्ब्स भी होते हैं, जिसके अंदर हम लोग बेसिकली मूड की बात करते हैं सेंटेंस के, जैसे आपका कैन, कुड, मे, मस्ट, जिसके ऊपर अगेन यू विल हैव अ सेपरेट क्लास, डोंट टेक एनी टेंशन रिगार्डिंग दैट। नाउ द मेन वर्ब। मेन वर्ब बेटा मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया, इट इज द मेन एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट यू नो इन द सेंटेंस। जैसे रिचा इज प्लेइंग बैडमिंटन, तो ये प्लेइंग जो है ये मेरा मेन वर्ब है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 तरीके के मेन वर्ब्स होते हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं बेटा ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, रेगुलर और इरेगुलर, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। और यही 6 कैटेगरीज मुझे आप लोगों को आज की क्लास में समझानी है, और ये मुश्किल नहीं है। इन पे क्वेश्चन कैसे आते हैं? इन पे क्वेश्चन अगर आ जाएगा बेटा पेपर के अंदर, तो वो तुमसे सिंपली आइडेंटिफिकेशन पूछ सकते हैं कि आप इन्हें आइडेंटिफाई करके बताओ कि ये कौन सा टाइप ऑफ वर्ब है, ठीक है। तो बस इतनी सी ही क्लास है हमारी, जो इसमें हमें पढ़ना है कि हमारा ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के बीच का डिफरेंस क्या होता है, रेगुलर और इरेगुलर वर्ब के बीच का डिफरेंस क्या होता है, और फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब के बीच का डिफरेंस क्या होता है। दैट इज इट। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में, कि भाई ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन से होते हैं। ये वो काइंड ऑफ मेन वर्ब होते हैं बेटा, जिसे कोई ना कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, ऑन विच द एक्शन टेक्स प्लेस। मतलब यहाँ पर ये ऐसे वाले वर्ब्स हैं जैसे अपना मीनिंग बताने के लिए एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, इसको आप इंडिविजुअली नहीं छोड़ सकते, ठीक है। अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट इज नॉट द वर्ब बट द एक्शन इज। अब जैसे देखो, this is the kind of opposite of transitive verb. Intransitive, अच्छा ओके, जैसे I am painting, जैसे यहां पर सेंटेंस दिया गया है I am painting, तो यहां पर अब I am painting what, अब I am painting what, I need to be very clear with it, with यहां पर इसको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। इस सेंटेंस के अंदर बेटा there is a action that is being done, but there is no mention of the object or on which the action is being done। यहां पर आपके पास एक सेंटेंस है, आई थिंक डज नॉट होगा ना, फिर तो ये डज नॉट रिक्वायर होना चाहिए ना, फिर तो इस तरीके से। यहां पर अब देखो, एक सेकेंड, ये तो इंट्रांजिटिव हो गए ना, ट्रांजिटिव तो हम लोग इसके बिना जा ही नहीं सकते। वेट, ओके, अच्छा यहाँ पर एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ, वही मैं कहूँ ना, एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ। जैसे मैं बोलती हूँ शी इज ड्राइंग, ये वाला सेंटेंस देखो, शी इज ड्राइंग। अब मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा शी इज ड्राइंग, अब इंट्रांजिटिव पे आती है, मैंने गलती से इंट्रांजिटिव पहले पढ़ दिया था। शी इज ड्राइंग, अब यहाँ पर मैंने लिखा कि भाई वो ड्रॉ कर रही है, लेकिन क्या ड्रॉ कर रही है भाई? अगर मैं वो ही नहीं लिखूंगी शी इज ड्रॉइंग, बट ड्रॉइंग व्हाट? यहाँ पर अगर मेरे पास मेरे सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा, तो मेरा जो सेंटेंस है बेटा, उसका जो मीनिंग, सही लिखा था, उसका जो मीनिंग है बेटा वो इनकम्प्लीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जो मीनिंग है इनकम्प्लीट हो जाएगा। शी इज ड्रॉइंग अ मैंगो, तो शी इज ड्रॉइंग अ मैंगो। अगर मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दूंगी मेरे सेंटेंस में, तो मेरा सेंटेंस जो है बेटा वो अधूरा हो जाएगा। पर इन इंट्रांजिटिव वाला केस, इंट्रांजिटिव वर्ब्स जो होते हैं बेटा वो हमारे ट्रांजिटिव के ऑपोजिट होते हैं। इन्हें कोई भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, ये इंडिविजुअली भी अपने सेंटेंस में पूरा मीनिंग दे पाते हैं। जैसे आई एम पेंटिंग, तो पेंटिंग का मतलब हमें पता है कि इट इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग कलर पेंट्स, और उनसे हम लोग हमारी ड्राइंग जो है वो बना रहे हैं। तो यहाँ पर याद रखना बेटा, ये जो वर्ब है पेंटिंग, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। इंट्रांजिटिव क्यों? क्योंकि ये बेटा ये ट्रांसफर नहीं कर रहा है। यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ड से आप क्या सीख सकते हो? ट्रांजिटिव से क्या सीख सकते हो बेटा? जो आपका एक तरीके से मान लो कि जो आपका एक्शन है वो ट्रांसफर हो रहा है किसी ना किसी चीज के ऊपर, और उस चीज के बिना आई एम, अब जैसे यहाँ पर अगर आप ऑब्जेक्ट नहीं दोगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ पर है आई एम पेंटिंग द कार,
ठीक है, सेम सेंटेंस सेम वर्ब बेटा ट्रांजिटिव भी हो सकता है, इनट्रांजिटिव भी हो सकता है, बट आपको पहचानना आना चाहिए। अगर सेंटेंस सिर्फ इतना है आई एम पेंटिंग, तो पेंटिंग यहां पर क्या इंप्लाई कर रहा है कि भाई मैं पेंटिंग बना रहा हूं या कुछ ना कुछ तराकाशी कुछ कलाबाजी कर रहा हूं। ठीक है, अब मैंने बोला आई एम पेंटिंग अ कार, तो ये जो मेरा पेंटिंग है ये क्या एक्शन कर रहा है भाई, किस पे कर रहा है, कार पे कर रहा है। कार क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट है, तो ये वाला केस कौन सा हो गया, ये ट्रांजिटिव केस हो गया। तो यही चीज आपको जो है बेटा पता होनी चाहिए जब आप अपने वर्ब्स को रिवाइज करोगे। यहां पर जो आपका एक डेफिनेट ऑब्जेक्ट है जिसमें एक्शन हो रहा है, तो यहां पर ये वाला जो केस है ये ट्रांजिटिव का हो गया, और आई एम पेंटिंग ये इनट्रांजिटिव का हो गया। लेट मी रिपीट दिस वंस अगेन। अगर बेटा आपके सेंटेंस के अंदर जो एक्शन हो रहा है, जैसे अगर मैं बोलूंगी आई एम ड्रॉइंग, आई एम ड्रॉइंग, अगर मैं यही सेंटेंस ले लूं सेम सेंटेंस, तो आई एम ड्रॉइंग, अभी तक बेटा ये कैसा है, ये इनट्रांजिटिव है। इसका मतलब क्यों, अगर मैं इसको यहां पर वर्ब को देख रही हूं आई एम ड्रॉइंग, तो कहीं ना कहीं इसका मतलब ये है कि मैं पेंसिल से कोई चीज ड्रॉ कर रही हूं। आई एम ड्रॉइंग अ कार, तो भाई मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूं, मैं गाड़ी ड्रॉ कर रहा हूं, तो यहां पर क्या हो गया, ये वर्ब मेरा ट्रांजिटिव हो गया। यानी जहां पर मुझे वर्ब के साथ आगे एक ऑब्जेक्ट लगे उसके मीनिंग को बताने के लिए, तो वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। और अगर बेटा मुझे उसके आगे कुछ और वर्ड लगाने की जरूरत अभी नहीं पड़ रही, तो वहां पर वो इनट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। तो द बिगेस्ट पॉइंट इज कि क्या भाई ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स जो है हमारे अलग अलग माने जाते हैं। तो ऐसा है कि आपको पहचानना आना चाहिए कि कौन सा वर्ब जो है भाई आपका ट्रांजिटिव में काउंट होगा और कौन सा वर्ब जो है वो आपका इनट्रांजिटिव में काउंट होगा। क्लियर, आई होप इट इज क्लियर टिल दिस पॉइंट। अब रेगुलर इरेगुलर इज जस्ट अ केक वॉक, इट्स वेरी 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 इजी। अगर मैं बात करती हूँ रेगुलर वर्ब्स की बेटा, तो रेगुलर वर्ब्स वो है जिसके बाद आपको एक टिपिकल पैटर्न मिलता है देखने का, जैसे जिसके अंदर आपने ईडी लगा दिया, सेकंड आपके V2 में भी और V3 में भी ईडी लग गया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों से बात करती हूँ प्ले वर्ड की, तो प्ले के बाद अगर मैं इसका सेकंड फॉर्म बना रही हूँ तो वो भी प्लेड बनेगा, थर्ड फॉर्म बना रही हूँ तो वो भी प्लेड बनेगा। ठीक है, जैसे मैंने अब लगा दिया एंटर वर्ड, तो एंटर का सेकंड फॉर्म भी एंटर्ड बनेगा और उसका थर्ड फॉर्म जो है बच्चे वो भी एंटर्ड बनेगा। तो सिंपल भाषा में आपके जो वो वाले वर्ब्स होते हैं जिसके अंदर आप ईडी लगाकर उसके थर्ड फॉर्म्स बना पाते हो, ठीक है, या जिसमें आईएनजी सिंपल ही लग जाता है, जैसे प्ले, एंटर, लाइक, लाइक्ड, ये सारे वर्ड्स जो है बेटा इनको आप रेगुलर नाउन्स रेगुलर वर्ब्स कहते हो। ठीक है, इन्हें आप क्या कहते हो, इन्हें आप रेगुलर वर्ब्स कहते हो। और बहुत आसान सी चीज है, वो वाले वर्ड्स बेटा जिसके अंदर पास्ट टेंस को आप ईडी लगाकर नहीं बना सकते, जैसे सिंग, सिंग का पास्ट फॉर्म बन जाता है, सिंग का बन जाता है सैंग, है ना, और थर्ड बन जाता है संग। वैसे ही ईट की अगर मैं बात करूं तो ईट, एट और ईटन, ये वो वाले वर्ड्स होते हैं बेटा जिसके अंदर आप लोगों का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म चेंज हो जाता है। ऐसे वाले वर्ब्स को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे वर्ब्स को हम लोग इररेगुलर वर्ब्स कहते हैं। ठीक है, ये पेपर में अगर मैक्स टू मैक्स आ जाएगा तो आइडेंटिफिकेशन पे आ जाएगा, बिकॉज इसके अंदर कोई सेपरेट अलग से रूल्स हमारे पास नहीं होते। जैसे आई वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग येस्टरडे, यहाँ पर जो सिंगिंग है बेटा वो भी रेगुलर फॉर्म में है जिसमें आईएनजी लगाकर मेरा सेंटेंस बन रहा है। आई वेंट टू द पार्टी येस्टरडे, लेकिन यहाँ पर देखो गो का वेंट होता है ना, गो वेंट गॉन, गो गोआ गॉन तो नहीं होता, नहीं देख लो, है ना, तो गो वेंट गॉन। अब यहाँ पर गो का वेंट फॉर्म हो रहा है यानी चेंज हो गया। यहाँ पर जो वर्ब है बेटा वो एक इररेगुलर फॉर्म में एंटर कर गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस चीज का ध्यान देना होगा, अगर वो रेगुलरली आईएनजी ईडी एस लगाकर फॉर्म बन रहा है तो आप उसे रेगुलर काउंट करोगे, लेकिन अगर वो वर्ड ऑल टुगेदर चेंज हो जा रहा है तो वो इररेगुलर वर्ब कहलाता है। एंड इस पे सिर्फ आइडेंटिफिकेशन आता है, दैट्स इट। तीसरी चीज होती है बेटा फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब का मतलब मैं बताऊं, फाइनाइट का मतलब होता है लिमिटेड। तो बेसिकली सिंपल भाषा में वो वाले वर्ब्स बेटा जो डिपेंडेंट होते हैं अपने फॉर्म के लिए, किसके ऊपर, डिपेंडेंट फॉर फॉर्म। ठीक है, किसके ऊपर, ऑन सब्जेक्ट। जैसे कि अगर मैं आप लोगों को कहूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बोला प्ले और जैसे मैंने बोला प्लेस, अब मैं बोलती हूं दे प्ले और ही प्लेस। अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बेटा मेरा वर्ब जो है वो बदल गया। यहां पर क्या हुआ, यहां पर मेरा जो सेंटेंस है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल गया। जैसे मैंने देखा दे प्ले और ही प्लेस,
जैसे राम हैज रिटन अ लेटर, तो ये हैज क्या है बेटा, ये मेरा फाइनाइट वर्ब है, और अगर यहाँ पर राम की जगह पर बॉयज हो जाता तो ये क्या हो जाता, ये हैव हो जाता। यानी वो वाले वर्ब्स बेटा जो कहीं ना कहीं एक्टर पे या सब्जेक्ट पे या नंबर पे डिपेंडेंट होते हैं अपने फॉर्म के लिए, ऐसे वर्ब्स को फाइनाइट वर्ब कहलाया जाता है। जैसे शी गेव रिटन स्टेटमेंट बिफोर द जज, तो ऐसे नॉन फाइनाइट हो जाता है, शी गेव तो, बट एनीवेज यहाँ पास ये वैसे आपका नॉन फाइनाइट के एग्जांपल में जाता है गेव वाला, क्योंकि ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। वेल जब मैं बात करती हूँ नॉन फाइनाइट वर्ब्स की, तो ये डिपेंडेंट नहीं होते किसी भी केस के ऊपर, और इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल होता है बेटा इन्फिनिटिव। ठीक है, इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल होता है इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव क्या होते हैं, जिसके अंदर आप टू प्लस V1 लगा देते हो, टू और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे आई सस्पेक्ट इट वॉज हिम, अगर यहाँ पर हो जाता शी, अगर मैं लगा देती यहाँ पे ही, तो ही के साथ क्या हो जाता, सस्पेक्ट्स हो जाता है ना, ही सस्पेक्ट्स। यहां पर ये जो सस्पेक्ट वर्ड है बेटा, ये अभी किस पे डिपेंडेंट है, ये आई पे डिपेंडेंट है। अगर सब्जेक्ट बदल जाएगा तो इसका फॉर्म भी बदल जाएगा। यहां पर ये जो वर्ड है सस्पेक्ट बेटा, ये लिमिटेड है, ये पर्सन या टेंस से लिमिटेड है, तो ये जो सस्पेक्ट है ये फाइनाइट वर्ब का एग्जाम्पल हो गया। किसका एग्जाम्पल हो गया, फाइनाइट वर्ब का एग्जाम्पल हो गया। अब दूसरा वाला केस देखो, यहां पर टू अचीव, अगर मैं कह रही हूं टू अचीव, अब यहां पर मैं वांट करूं, मैं वांटेड करूं, मैं कुछ भी करूं, वांट या वांटेड ही होगा, तो क्या ये टू अचीव चेंज होगा, ये चेंज नहीं होगा। ये क्या होगा, ये चेंज नहीं होगा। आई वॉन्ट टू अचीव सक्सेस, दे वॉन्टेड टू अचीव सक्सेस, आई वॉन्ट टू, ही वॉन्ट्स टू, दे वॉन्टेड टू, कुछ भी कर लो, ये टू अचीव चेंज नहीं होगा। यहां पर ये जो अचीव वर्ड है बेटा, क्योंकि ये टू के साथ लग गया, और इररिस्पेक्टिव कि वहां पे सब्जेक्ट क्या चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इस वर्ड को, तो ये इंडिपेंडेंट है ऑफ द पर्सन एंड टेंस। तो ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया आपका नॉन फाइनाइट, इनफाइनाइट कह रही हूं, ये हो गया आपका नॉन फाइनाइट वर्ड। ठीक है, इसे आपका हो गया नॉन फाइनाइट वर्ड। ठीक है, क्लियर। इस पे अगर सवाल आएगा बेटा तो वो सिर्फ आइडेंटिफिकेशन पर आ सकता है। अब कुछ बातें समझ लीजिए। वो कह रही है बेटा एक फाइनाइट वर्ब सिंपल भाषा में अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। सिंगुलर है तो वर्ब में आपका V1 लग जाएगा, और प्लूरल है तो V5 लग जाएगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब जो होगा बेटा वो भी सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा। जैसे द गर्ल रन्स, द गर्ल्स रन, यहां पर जो गर्ल्स है, ये गर्ल, ये सब्जेक्ट के ऊपर आपका जो है बेटा वर्ब जो है वो डिपेंडेंट है। तो फाइनाइट वर्ब जैसा कि मैंने बोला वो सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंडेंट होता है। रूल नंबर टू कहता है, रूल नंबर 2 कहता है कि एक फाइनाइट वर्ब इज कंट्रोल्ड बाय द पर्सन। वही सेम बात यहां पर हमने क्या पढ़ी थी, नंबर ऑफ सब्जेक्ट या पर्सन से भी। जैसे आई के साथ लग रहा है विजिट, लेकिन शी के साथ लग रहा है विजिट्स, तो यहां पर जो पर्सन है यानी फर्स्ट पर्सन है, यू है, दे है, नंबर ऑफ पर्सन पे भी डिपेंड करता है। ये नंबर ऑफ पर्सन पे भी डिपेंड करता है, और जो पर्सन लिखा हुआ है, जो प्रोनाउन वहां पर बेसिकली मैं बोलूं लिखा हुआ है, तो वो प्रोनाउन से भी इफेक्ट होता है। रूल नंबर 3 कहता है फाइनाइट वर्ब इज कंट्रोल्ड बाय द टेंस ऑल्सो। ठीक है, जो आपका सेंटेंस है वो फाइनाइट वर्ब में ही देखते हो आप, पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर। लेकिन अगर मैं बात करूं नॉन फाइनाइट की, जैसे जिसमें मैंने 2 प्लस आपको V1 बोला, जैसे हम लोग इन्फिनिटिव कहते हैं, तो यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, इन्फिनिटिव यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सब्जेक्ट आपका टेंस प्रेजेंट जा रहा है, पास्ट जा रहा है, इट डज नॉट मैटर फॉर इनफाइनाइट्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स फॉर द डे। अगर बेटा आपके पास वर्ड्स है यूज्ड टू, accustomed to, addicted to, habituated to, used to, accustomed to, addicted to, और ऐसे सेम भी तो लिखा हुआ है, तो इनके बाद आप हमेशा V4 लगाओगे। V4 का मतलब क्या होता है, वर्ब के साथ आपका ING फॉर्म लगेगा। शी इज अडिक्टेड टू यूजिंग सोशल मीडिया, ये वाला जो है ना, ये जीरन का केस होता है। जीरन्स बेसिकली क्या होते हैं, जिसके अंदर आप वर्ब में ING लगा देते हो बट एक्ट एज अ सब्जेक्ट। लेकिन ये एक्ट कैसा करते हैं, ये एक सब्जेक्ट के तौर पर एक्ट करते हैं। माई ब्रदर इज अकस्टम्ड टू गोइंग फॉर अ वॉक एवरी डे, तो ये तो लर्न कर लेना ये वाला रूल, ये रूल बहुत जरूरी है, इस पर क्वेश्चन पेपर में आता हुआ देखने को मिल सकता है।
ठीक है, लास्ट रूल बेटा, विद दीज वर्ड्स जो हम लोगों ने देखे, जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, 2+V1 is always used. जैसे try, refuse, proceed, plan, neglect, hesitate, begin, manage, learn या forget. जैसे the kids hesitates to speak. The mother refused me to talk. तो इन वर्ड के साथ हमेशा आपका 2+V1 का फॉर्मेट ही चलता है. ये वाला रूल जो है बेटा, ये भी आपको लर्न करना पड़ेगा. यहां पर आकर मेरी साइड से बेटा आपका पूरा का पूरा टॉपिक ऑफ नाउन्स एंड आपका टॉपिक ऑफ आर्टिकल्स एंड वर्ब्स खत्म हो जाता है. एंड बट वन मोर थिंग जो विच आई विश टू टेल यू, अभी मैंने आज क्वेश्चन नहीं कराए हैं बिकॉज क्वेश्चंस को मैं इंटरेक्टिव पैटर्न से आपके लाइव क्लास में ही कराना चाहती हूँ. एंड जैसे तो मैंने आपको बताया कि आज तो हमारी क्लास रिकॉर्डेड आप लोगों के पास आई है. नेवरदीलेस हमारी जब भी अगली क्लास होगी, आई बिलीव थर्सडे या फ्राइडे होगी, अब नेक्स्ट में को चेक करना पड़ेगा, जब भी बेटा हमारी नेक्स्ट क्लास होगी जिसमें मैं आप लोगों को मोस्ट प्रोबेबली जितना मुझे पता है प्रेपोजिशंस एंड कंजंक्शंस कराने वाली हूँ, उस क्लास के अंदर बेटा मैं आप लोगों को ये वाले पोल्स भी स्टार्टिंग में कराऊंगी वर्ब्स के और आर्टिकल्स के. तो रेडी रहिएगा. एंड इनकेस अगर आपका कोई भी डाउट आता है किसी भी चीज के रिगार्डिंग, तो गाइज प्लीज फील फ्री टू आस्क द डाउट, ताकि मैं आप लोगों की प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप लोगों को दे सकूं. तो इस पीपीटी में आज तुम्हें क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, जो मैंने पढ़ाया है सिर्फ उतना ही कंटेंट रहेगा. ठीक है, तो होमवर्क रहेगा समराइज रिवाइज करने का, सब कुछ जो मैंने बताया है एक बार उसको अच्छे से पढ़ लेना, बिकॉज मंडे को हम इस पे सवाल करने वाले हैं. ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एवरीवन. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ टुडेज क्लास. मैं निहारिका मिलूंगी आप लोगों को अगली क्लास में. तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए. गुड बाय एवरीवन, टेक केयर.